क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले डॉक्टर डूम मूवी की शुरुआत आयरन मैन 1 से ही हो चुकी थी और अवेंजर्स डूम्सडे में आने वाला डॉक्टर डूम कोई और नहीं बल्कि आयरन मैन 1 से हमारा टोनी स्टार्क है। अभी शायद आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको डॉक्टर डूम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आपको यकीन तक नहीं होगा, लेकिन बस उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो शुरुआत होती है फैंटास्टिक 4 के मिड क्रेडिट सीन से एंड फैंटास्टिक 4 के मिड क्रेडिट सीन में कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसके ऊपर शायद आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा। मेरा मतलब यहाँ पे डॉक्टर डूम और फ्रैंकलिन रिचर्ड से नहीं है, पर उसके अलावा अगर तुम डॉक्टर डूम के हाथ पर नजर डालोगे तो तुम्हें एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस होगी। तुम यहाँ पर ध्यान दोगे डॉक्टर डूम ने अपने हाथ में डॉक्टर डूम का मास्क पकड़ा हुआ है, लेकिन अगर तुम ध्यान दोगे तो ये डॉक्टर डूम का ओरिजिनल क्लासिक वाला मास्क नहीं है, क्योंकि डॉक्टर डूम ने अपने हाथ में जिस मास्क को पकड़ा हुआ है उसके अंदर डॉक्टर डूम के क्लासिक ओरिजिनल बुलेट्स मिसिंग हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि डॉक्टर डूम के क्लासिक मास्क वाले ये बुलेट पॉइंट जस्ट एक नॉर्मल डिटेल है, तो वेल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बुलेट पॉइंट डॉक्टर डूम के सिग्नेचर और आइकॉनिक पॉइंट्स हैं जिसे हमने सबसे पहले कॉमिक बुक के अंदर देखा था और इवन हमें कार्टून सीरीज में भी, एनिमेटेड सीरीज में भी हमें सेम मार्क्स का यूज दिखाया गया था। लेकिन फिर आखिर मूवी के अंदर इन पॉइंट्स को क्यों नहीं इंक्लूड करा गया? वेल इसके पीछे मुझे पर्सनली क्या लगता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप डॉक्टर डूम के इस मूवी वाले मार्क्स को कंपेयर करोगे आयरन मैन 1 के टोनी स्टार के मार्क 1 वाले हेलमेट से, तो ये आपको उससे काफी ज्यादा सिमिलर दिखेगा। और काफी ज्यादा सिमिलर से मेरा मतलब है एकदम सेम। डॉक्टर डूम का ये मास्क आखिर आयरन मैन 1 के मार्क 1 से क्यों सिमिलर है? और यहीं पर इसके पीछे काफी बड़ी थ्योरी छुपी हुई है। जिस टोनी स्टार को हम शुरुआत से देखते हुए आ रहे हैं, जो इंटेलिजेंट है, जीनियस है, हर काम अपने दम पे करता है, वो एक्चुअल में शायद रियल टोनी स्टार का है ही नहीं। यस, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हो सकता है क्योंकि कॉमिक बुक के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अब हॉवर्ड स्टार का रियल बेटा, रियल टोनी स्टार, उसकी डिसेबिलिटीज के चलते, बीमारियों के चलते उसको पूरी दुनिया से छिपाना पड़ता है। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसके बाद उन्होंने अपने रियल बेटे को छुपा दिया और फिर वो लैटवेरिया में जाके एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, और जिस बच्चे को वो अडॉप्ट करते हैं वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम होता है। जैसे हमें अक्सर दिखाया जाता है कॉमिक बुक्स में, कार्टून सीरीज में, कि डॉक्टर डूम को अपने हाथों में कंट्रोल लेने की कितनी गंदी आदत है। वो हर चीज का कंट्रोल अपने हाथों में चाहता है। और ओरिजिनल एमसीयू की टाइमलाइन में भी हमें टोनी कहीं ना कहीं इसी राह पे चलता हुआ दिखाई देता है, जहां पे वो डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली काफी कोशिश करता है हर चीज को कंट्रोल करने की। फिर चाहे पूरी दुनिया पे अपना सूट ऑफ आर्मर लगाना हो या फिर अल्ट्रॉन को बनाना हो, टोनी हर मुमकिन कोशिश करता है हर चीज को अपने हाथ में लेने की, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखने की। ये थ्योरी और ये सारी बातें आगे चल के और भी क्लियर होती है जब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से हमें ये सीन दिखाया जाता है, जिस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज किसी और डायमेंशन में पहुंच चुका था, किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाता है जहां पर उसे पकड़ लिया जाता है। और इसी पूरे सीन के दौरान हमें एक और चेयर दिखाई जाती है जो कि होती है सुपीरियर आयरन मैन की, जिस पर कोई भी बैठा नहीं होता है, वो चेयर खाली होती है। लेकिन ये चीज शायद मार्वल ने जानबूझकर करी हो, क्योंकि हो सकता है बाकी सारे यूनिवर्स में रियल टोनी स्टार का फेस कुछ और हो, असलियत में जिस टोनी स्टार को हम अपनी टाइमलाइन में देखते हैं उसका वो रियल फेस हो ही नहीं, और जो हम इतने साल से एमसीयू की टाइमलाइन में टोनी स्टार को देख रहे हैं वो एक्चुअल में डॉक्टर डूम हो। और इसलिए फ्यूचर स्टोरी के चलते एक्चुअल में यहाँ पर हमें सुपीरियर आयरन मैन का वेरिएंट नहीं दिखाया गया। और ये थ्योरी सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती, बल्कि चीजें और भी ज्यादा सवाल उठाती हैं जब अवेंजर्स एंड गेम के टाइम पे टोनी स्टार्क पास्ट में जाके अपने फादर हॉवर्ड स्टार्क से मिलता है, जहां पर हॉवर्ड टोनी से बताते हैं कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो शायद जल्दी पापा बनने वाले और उनको एक बच्चा होने वाला है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टोनी का चेहरा देखने वाला था, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था और थोड़ा सा सोचने में पड़ गया था। अब उस वक्त ये पूरा सिनेरियो और सीन इतना ज्यादा इमोशन से भरा हुआ था कि ज्यादातर लोगों ने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया था, और शायद लोग ये सोच रहे हो कि कोई इंसान पहली बार अपने खुद के बर्थ की बात सुन रहा है इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हो। पर क्या पता, हो सकता है इसके पीछे का रीजन कुछ और हो। क्या बताइए उस वक्त डॉक्टर डूम हो जो सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हो कि ये तो मेरे बर्थ का समय था ही नहीं, तो आखिर फिर इनको कैसे एक बच्चा होने वाला है, मेरा बर्थ तो किसी और टाइम पे हुआ था, और इसलिए शायद वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया हो और सोच में पड़ गया हो। क्योंकि अगर आप टोनी और उसकी फैमिली के बीच का कनेक्शन भी देखोगे तो टोनी हमेशा अपनी खुद की फैमिली में ही एक आउटसाइडर की तरह रहा है, क्योंकि डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। दोनों को ही कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, दोनों ही काफी इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं, और दोनों ने अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए अपना सूट बनाया है, और दोनों ने अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए अपना सूट बनाया है। और भाई इन दोनों के अंदर ही ईगो तो कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन जहां एक और टोनी स्टार्क अपने आप को फ्यूचर कहता है, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर डूम अपने आप को सेवियर कहता है, यानी पूरी दुनिया को बचाने वाला, सबको सेव करने वाला। लेकिन पूरे अर्थ को बचाने की कोशिश तो टोनी भी करता रहता है टाइम टाइम पर, और वो भी अपने हाथों में कंट्रोल लेकर अपना सूट ऑफ आर्मर पूरी दुनिया पे लगा के या फिर पूरी टीम से छुपाकर अपना अकेले में अल्ट्रॉन बनाकर। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि दोनों ने क्या रास्ता चूज करा। एक और शायद टोनी स्टार्क ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दुनिया को बचाया और हीरो बन गया, और वहीं दूसरी ओर शायद डॉक्टर डूम ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया और पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने के चक्कर में खुद एक सुपर विलन बन गया। और क्या पता आरडीजे को ऐसा डॉक्टर डूम लाना कोई फैन सर्विस का पार्ट ना हो, बल्कि पहले से एक लिखी गई कहानी, एक ऐसी स्टोरी हो जिसमें डॉक्टर डूम आना था
और आरडीजे इसको प्ले करने वाले थे, ये फिक्स हो। और एक फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग विक्टर डूम शायद फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में इसलिए डॉक्टर डूम ना बन गया हो क्योंकि वो पूरी तरह से इविल हो या फिर एक डेंजर हो, बल्कि शायद इसलिए इविल बन गया हो क्योंकि उसको सही गाइड करने वाला कोई नहीं था, उसे सही ट्रैक पे लाने वाला कोई नहीं था। क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में टोनी के अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि उसे टाइम पर गाइड करते रहते थे, उसे सही रास्ता दिखाते रहते थे। क्योंकि शायद अगर ऐसा ना होता तो टोनी स्टार्क भी डॉक्टर डूम बन जाता। क्योंकि ओरिजिनल एमसीयू की टाइमलाइन में टोनी स्टार्क जीनियस था, बिलियनियर था, लेकिन इसी के साथ वो ईगोइस्टिक था, उसके अंदर कई सारी खामियां थी और अपने ईगो के चलते और अपने आप को सही मानने के चक्कर में उसने कई सारी ऐसी गलतियां करी हैं जिसे अगर सही टाइम पर गाइड ना करा जाता या फिर सही टाइम पे करेक्ट ना करा जाता तो क्या पता क्या हो जाता। क्या पता आयरन मैन 1 के टाइम पे अपने आप को एज आयरन मैन इंट्रोड्यूस करवाने के बाद टोनी स्टार्क के अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगता और पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन इससे पहले ही निक फ्यूरी वहां पर आ जाते हैं और वो टोनी स्टार्क को गाइड कर लेते हैं, संभाल लेते हैं और वो अवेंजर्स इनिशिएटिव लेकर आते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी पावर है तो तुम इसका सही यूज करो। और फिर अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम में भी ये टोनी की गलती थी जो उसने पूरी टीम से छुपाया और अल्ट्रॉन को बना दिया। अब भले उसने जानबूझकर अल्ट्रॉन ना बनाया हो, लेकिन ये गलती तो उसी की थी ना। जिसके बाद सारे अवेंजर्स ने मिलकर अल्ट्रॉन को हराया और टोनी स्टार्क को फिर से समझाया कि भैया बंद कर दो ये। और फिर सिविल वॉर में भी उसने अपने गिल्ड के चक्कर में पूरी टीम को मजबूर करा कि वो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे। जिसके बाद फिर वो एंड में अपने ट्रॉमा को और इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने काफी तबाही मचा दी। उसने अवेंजर्स की बनी बनाई अच्छी खासी टीम को 2 टुकड़ों में बांट के रख दिया। और फिर अवेंजर्स एंड गेम के टाइम पे भी पहले उसने अवेंजर्स की मदद करने से मना कर दिया, लेकिन फिर उसने पीटर की फोटो देखी, पीटर की शक्ल देखी और जिसके बाद उसने अवेंजर्स की हेल्प करना सही समझा। तो अगर आप टोनी की पूरी लाइफ जर्नी को ध्यान से देखोगे तो उसके काफी सारे डिसीजंस अप एंड डाउन से भरे हुए थे। एक गलत डिसीजन जिसे हर बार कोई ना कोई अपने तरीके से बचा लेता था। पर क्या हो फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में जहां टोनी स्टार्क के पास कोई स्टीव रॉजर्स ना हो, कोई पीटर पार्कर ना हो, कोई पेपर ना हो, ना ही उसके पास कोई निक फ्यूरी जैसा हो जो कि उसे सही टाइम पर गाइड करे, उसे सही रास्ता दिखाए, मुझे नहीं लगता कि इस पूरी सिचुएशन के दौरान टोनी स्टार्क को डॉक्टर डूम बनने में ज्यादा समय लगेगा। क्योंकि इवन 2005 में भी आरडीजे ने सबसे पहला ऑडिशन डॉक्टर डूम के लिए दिया था जो कि ओरिजिनल फैंटास्टिक फोर के टाइम पे था। और इवन स्टार्टिंग में मार्वल वाले आरडीजे को एज अ डॉक्टर डूम ही देख रहे थे और उनका पूरा प्लान था कि वो आरडीजे को एज अ डॉक्टर डूम ही कास्ट करेंगे। लेकिन फिर इवेंचुअली प्लान में काफी सारे चेंजेस आए और उन्होंने टोनी स्टार्क का रोल आरडीजे को दिया, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट डिसीजन भाई। आरडीजे के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और टोनी स्टार्क का रोल प्ले भी कर सकता था, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। पर क्या हो उस टाइम से लेके आज तक पूरा ये सर्कल मूवमेंट चल रहा हो जहां पे हर चीज को पहले ही प्लान कर रहा हो कि अगर डॉक्टर डूम के लिए हमने आरडीजे को देखा था तो कैसे हम इसको वापस उसी एरा में लेकर आ सकते हैं। और अभी के टाइम पे हमें आरडीजे था डॉक्टर डूम देखने को मिल ही रहे हैं और ये पूरा फुल सर्कल मूवमेंट हो जाएगा आरडीजे के लिए भी, मार्वल के लिए भी और शायद हम फैंस के लिए भी। बाकी ऐसी और भी कई सारी थ्योरीज है मार्वल से रिलेटेड, डॉक्टर डूम से रिलेटेड। अगर तुम चाहते हो मैं वो सारी थ्योरीज को एक्सप्लेन करूं वो भी प्रॉपर हिंदी में, ऐसी सिंपल लैंग्वेज में, तो तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना कि भाई और थ्योरी लेकर आओ, तो मैं डेफिनेटली और वीडियोस बनाऊंगा। और बाकी डॉक्टर डूम के ऊपर एक और थ्योरी है जो कि तुमको स्क्रीन में दिख रही होगी, फटाफट से टैप करके आ जाओ, मैं तुमको इसी वीडियो में मिलूंगा।